हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तारा एडो हब। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के सबसे इम्पोर्टेंट स्कोरिंग यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट को बेसिक से एडवांस लेवल तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्मार्ट ट्रिक्स के साथ कवर करेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आपका कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, विच टेक्निक इज यूज टू रिड्यूस रिसर्चर बायस इन क्वालिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक शोध में शोधकर्ता पक्षपात कम करने के लिए कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी स्टैटिस्टिकल कंट्रोल और ऑप्शन नंबर डी पायलट टेस्टिंग। गुणात्मक शोध जो होती हैं उसमें गैर सांख्यिकीय डेटा को इकट्ठा किया जाता है, तो इसी के आधार पर हमें याद रखना है कि कौन सी टेस्टिंग टेक्निक और सैम्पलिंग टेक्निक इसके अंदर आती है, कौन सी नहीं आती है। रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वो मात्रात्मक शोध का हिस्सा होती है, गुणात्मक शोध का नहीं। स्टैटिस्टिकल कंट्रोल जो होते हैं ये भी मात्रात्मक शोध का हिस्सा है, गुणात्मक शोध का नहीं। पायलट टेस्टिंग जो होती है यह मुख्य शोध से पहले एक छोटा परीक्षण होता है। ये शोधकर्ता के निजी पक्षपात को दूर करने की गारंटी नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारे आंसर्स के ऑप्शंस में से निकल जाता है। तो अब बचता है ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेक्सिबिलिटी। जो रिफ्लेक्सिबिलिटी होती है इसका अर्थ होता है शोधकर्ता अपनी स्वयं की मान्यताओं पूर्वाग्रहों का आत्म परीक्षण करे। यही जो टेक्निक होती है गुणात्मक शोध में शोधकर्ता पक्षपात को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। आपको हमारे चैनल पे हर क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जैसे कि यहाँ दे रखा है स्क्रीन पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। निम्न में से कौन वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए रिप्लाइकेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी एम्पिरिकिज्म, ऑप्शन नंबर सी डोगमेटिज्म, ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्टिविटी। तो है ऑप्शन नंबर ए की रिप्लाइकेबिलिटी। इसका अर्थ है शोध ऐसा होना चाहिए जिसमें दोबारा करने पे वही परिणाम आए। ये वैज्ञानिक शोध की विशेषता है, जो कि इस क्वेश्चन में वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है, हम उसी पे ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर सी डोगमेटिज्म। इसका अर्थ होता है हठ धर्मिता। ये वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है। अदर ऑप्शन पे भी ध्यान दे देते हैं। एम्पिरिकिज्म, ये अनुभव और अवलोकन प्रमाण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्टिविटी, यह निष्पक्ष वस्तुनिष्ठ होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी भी वैज्ञानिक शोध की विशेषता हुई, ऑप्शन नंबर डी भी वैज्ञानिक शोध की विशेषता हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ डोगमेटिज्म, हठ धर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एरर इंक्रीज व्हेन सैंपल साइज डिक्रीज। नमूना आकार घटने पे कौन सी त्रुटि बढ़ जाती है। टाइप 1 एरर, ऑप्शन बी टाइप 2 एरर, ऑप्शन सी सिस्टमेटिक एरर, ऑप्शन डी मेजरमेंट एरर। टाइप 1 एरर की बात करते हैं। यह तब होता है जब हम किसी गलत चीज़ को सही मान लेते हैं। ये नमूना छोटे होने से सीधे नहीं बढ़ता है। टाइप 2 एरर, जब नमूना छोटा होता है तो शोधकर्ता वास्तविक प्रभाव को पकड़ने में विफल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो और ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर ये उपकरण या विधि की खराबी होने से होता है, तो ये भी नमूना आकार घटने की त्रुटि बढ़ने से संबंधित नहीं हुआ। ऑप्शन डी मेजरमेंट एरर, ये डेटा को गलत मापने से होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टाइप 2 एरर। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A researcher deliberately select extreme cases to understand unusual manifestation of a phenomenon. This sampling technique is now as एक शोधकर्ता किसी घटना के असामान्य अभिव्यक्ति को समझने के लिए जानबूझ के चरम मामलों का चयन करता है। ये कौन सी नमूना टेक्निक है। ऑप्शन ए स्नोबॉल सैम्पलिंग, ऑप्शन बी टिपिकल केस सैम्पलिंग, ऑप्शन सी एक्सट्रीम केस सैम्पलिंग, ऑप्शन डी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए स्नोबॉल सैम्पलिंग की। इसमें एक प्रतिभागी दूसरे को ढूंढने में मदद करता है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि उस विशेष तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें एक शोधकर्ता जानबूझकर ऐसे लोगों या मामलों को चुनता है जो बहुत ही असामान्य या चरम होते हैं। तो एक्सट्रीम केसेस क्या होते हैं, आपको पहले वो समझना होगा। शोध में चरम मामले वो होते हैं जो एवरेज से पूरी तरीके से अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शिक्षा पे शोध कर रहे हैं तो आप उन छात्रों को चुनोगे जिन्होंने या तो 99 अंक प्राप्त करे हैं या पूरी तरीके से वो असफल हुए हैं। यदि आप बीमारी से ठीक होने पर शोध कर रहे हैं तो आप उन मरीजों को चुनेंगे जो चमत्कारी रूप से बहुत जल्दी ठीक हो गए या जिन्हें दवा का कोई असर ही नहीं हुआ है। हम इसके ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग,
इसमें एक प्रतिभागी दूसरे को ढूंढने में मदद करता है। टिपिकल केस सैम्पलिंग, इसमें सामान्य या औसत मामलों का अध्ययन किया जाता है। एक्सट्रीम केसेस, इसमें शोधकर्ता जानबूझ के उन मामलों को चुनता है जो सामान्य से बहुत अलग या दुर्लभ होते हैं। तो इसका आंसर है एक्सट्रीम केसेस। नेक्स्ट ऑप्शन पे भी ध्यान एक बार दे लेते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये एक निश्चित अंतराल जैसे हर 10वां व्यक्ति पर चयन करने की विधि है। एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। स्नोबॉल हिडन पॉपुलेशंस के लिए होती है। टिपिकल केसेस एवरेज केसेस के लिए। सिस्टमैटिक टेक्निक जो होती है वो प्रोबेबिलिटी बेसिस के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच रिसर्च डिज़ाइन इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टडिंग कैजुअल रिलेशनशिप व्हेन रेंडमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। जब यादृच्छिक चयन संभव ना हो तब कारण परिणाम संबंध के अध्ययन हेतु कौन सा शोध डिज़ाइन उपयुक्त है। ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन बी क्वासी एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन डी एक्सप्लोरेटरी। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब यादृच्छिक चयन संभव ना हो तब कारण परिणाम संबंध के अध्ययन हेतु कौन सा शोध डिज़ाइन उपयुक्त हो। मतलब कि ऐसा शोध डिज़ाइन जिसके अंदर यादृच्छिक चयन संभव ना हो, जिसके अंदर यादृच्छिक चयन ना हो। तो चलिए ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल, इसके अंदर रेंडमाइजेशन होता है। ऑप्शन बी क्वासी एक्सपेरिमेंटल, इसके अंदर यादृच्छिक चयन संभव नहीं होता है। ये कारण प्रभाव की जांच के लिए उपयुक्त हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है क्वासी एक्सपेरिमेंटल। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव में ये केवल स्थिति का वर्णन करता है, कारण का नहीं, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। एक्सप्लोरेटरी ये किसी नई समस्या की शुरुआती जांच के लिए होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राउंडेड थ्योरी में सैद्धांतिक संतृप्ति कब होती है। ग्राउंडेड थ्योरी theoretical saturation occurs when option A sample size is statistically adequate, option B hypothesis is tested, option C no new categories or insight emerge from data, और option D data collection is completed। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि ग्राउंडेड थ्योरी है क्या। ग्राउंडेड थ्योरी एक गुणात्मक शोध पद्धति है जो पूर्व स्थापित परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के बजाय अनुभवजन्य आंकड़ों से सीधे नए सिद्धांत बनाती है। तो अब इसी चीज़ को हमको ध्यान में देते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ऑप्शन नंबर है सैम्पल साइज इज स्टैटिस्टिकली एडिक्वेट, इसका अर्थ है नमूना आकार सांख्यिकीय रूप से पर्याप्त है। सैद्धांतिक संतृप्ति जो होती है एक गुणात्मक अवधारणा है, इसके अंदर मात्रात्मक डेटा नहीं होता है, मात्रात्मक सैम्पलिंग साइज नहीं लिया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारे आंसर से निकल जाता है। ऑप्शन बी हाइपोथेसिस इज टेस्टेड, परिकल्पना का परीक्षण। ग्राउंडेड थ्योरी में लक्ष्य डेटा से एक सिद्धांतीय परिकल्पना को उत्पन्न करना होता है, ना कि पहले से मौजूद किसी सिद्धांत का परीक्षण करना होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारी लिस्ट से निकल जाता है। नो न्यू कैटेगरीज और इनसाइट इमर्ज फ्रॉम डेटा से कोई नई श्रेणियाँ अंतर्दृष्टियाँ सामने नहीं आती है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। डेटा संग्रह पूर्ण हुआ। ग्राउंडेड थ्योरी में डेटा संग्रह किसी निश्चित बिंदु पर समाप्त नहीं होता है, ये सैद्धांतिक संतृप्ति प्राप्त होने तक जारी रहता है। संतृप्ति प्राप्त होना ही डेटा संग्रह रोकने का एक निर्णायक कारक है, ना कि इसके विपरीत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेटा एनालिसिस प्राइमरी एम टू मेटा विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए कंडक्ट प्राइमरी रिसर्च, बी स्टैटिकली इंटीग्रेट रिजल्ट फॉर मल्टीपल स्टडी, सी जनरेट क्वालिटेटिव थ्योरी, और डी वैलिडेट रिसर्च टूल। ऑप्शन ए की बात करते हैं। कंडक्ट प्राइमरी रिसर्च, प्राथमिक शोध की ये बात कर रहे हैं। मेटा विश्लेषण जो होता है वो सेकेंडरी रिसर्च होती है, प्राइमरी रिसर्च नहीं। ऑप्शन बी स्टैटिकली इंटीग्रेटेड रिजल्ट्स ऑफ मल्टीपल स्टडी, एक से अधिक जो अध्ययन होते हैं उनके परिणामों को संख्यीय रूप से एकत्रित करता है। हाँ, ये मेटा विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी इज़ राइट। जनरेट क्वालिटेटिव थ्योरी, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये गुणात्मक संख्या के एकीकरण को संदर्भित है, गुणात्मक नहीं, तो ये आंसर नहीं है। वैलिडेट रिसर्च टूल, अनुसंधान उपकरणों का सत्यापन प्राथमिक अनुसंधान पद्धति या मनोमति का हिस्सा होता है, मेटा विश्लेषण का नहीं, तो ये भी आंसर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शोध समस्या की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, रुचिकर विषय। ऑप्शन बी अस्पष्ट विचार, अ वेग आइडियाज। ऑप्शन सी अ क्लैरिटी डिफाइन इशू रिक्वायरिंग इन्वेस्टिगेशन, जांच की आवश्यकता वाली स्पष्ट समस्या। ऑप्शन डी अ हाइपोथेसिस।
शोध समस्या की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए पे अगर हम ध्यान देते हैं तो ये कहता है रुचिकर विषय। रुचि केवल शुरुआती बिंदु होती है किसी भी चीज़ का। एक व्यापक विषय को शोध समस्या बनने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट होना जरूरी है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी अस्पष्ट विचार। एक अस्पष्ट विचार जांच के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और वैज्ञानिक रूप से अर्थहीन होता है। तो ये भी जांच का विषय नहीं है, मतलब इसकी जांच नहीं की जा सकती है। तो हम जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जांच की आवश्यकता वाली स्पष्ट समस्या। ये हमारा आंसर है, क्योंकि शोध समस्या ज्ञान के मौजूदा अंतराल या किसी क्षेत्र की एक मूलभूत चुनौती के बारे में एक विशिष्ट, स्पष्ट और सुपरिभाषित मुद्दा है जिसे अनुसंधान के माध्यम से हल करने या संबोधित करने का लक्ष्य रखा जाता है। एक अच्छी तरह से परिभाषित शोध समस्या विशिष्ट, मापने योग्य और जांच के लिए व्यवहारिक होनी चाहिए। ऑप्शन डी पे भी एक बार नज़र मार लेते हैं। हाइपोथेसिस, परिकल्पना। परिकल्पना शोध समस्या का प्रस्तावित समाधान या दो से अधिक जो वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, उनके बीच संबंध के बारे में एक परीक्षण योग्य कथन है जिसे शोध के दौरान परीक्षण किया जाता है। वह खुद एक शोध समस्या नहीं है बल्कि शोध समस्या से उत्पन्न होता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The assumption that reality exists independent of human perception is central to मानव अनुभूति से स्वतंत्र वास्तविकता के अस्तित्व की धारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इंटरप्रेटिज्म, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन सी ऑन्टोलॉजी और पॉजिटिविज्म, ऑप्शन डी एपिस्टेमोलॉजिकल रिलेटिविज्म। ऑप्शन ए और बी जो ऊपर स्टेटमेंट दे रखा है उस अवधारणा के विरुद्ध है, क्योंकि ये मानते हैं कि वास्तविकता सामाजिक रूप से निर्मित होती है और मानवीय अनुभवों पर निर्भर करती है। चूँकि क्वेश्चन में मानव अनुभूति से स्वतंत्र वास्तविकता के अस्तित्व की धारणा के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए और बी करेक्ट नहीं। ऑन्टोलॉजी और पॉजिटिविज्म का अर्थ ये है वह धारणा जो वास्तविक मानवीय धारणा से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। तो इसका आंसर है ऑन्टोलॉजी और पॉजिटिविज्म, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following best differentiates method from methodology? विधि मेथड और कार्य विधि मेथडोलॉजी में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन है मेथड इज थ्योरेटिकल, मेथडोलॉजी इज प्रैक्टिकल, ऑप्शन बी मेथडोलॉजी इज टूल, मेथड इज फिलोसफी, ऑप्शन सी मेथडोलॉजी इज द लॉजिक ऑफ मेथड, ऑप्शन डी बोथ आर सेम। इस क्वेश्चन में मेथड और मेथडोलॉजी के बीच अंतर पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए मेथड इज थ्योरेटिकल, मेथडोलॉजी इज प्रैक्टिकल। जो मेथडोलॉजी होती है वो मोर थ्योरेटिकल होती है। मेथडोलॉजी में सैद्धांतिक क्यों का यूज़ होता है, और जो मेथड होते हैं वो उसमें कैसे का यूज़ होता है, वो थोड़े व्यवहारिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। और जो मेथडोलॉजी होती है वो थ्योरेटिकल होती है। ऑप्शन बी को देखते हैं। जो मेथडोलॉजी है वो इज़ अ टूल, मेथड इज़ फिलोसफी। जो मेथडोलॉजी होती है वो एक उपकरण है और जो मेथड है वो दर्शन है। ये गलत है, क्योंकि जो मेथड्स होते हैं वो उपकरण तकनीकी होती हैं, जबकि जो मेथडोलॉजी होती है वो फिलोसफिकल मान्यताएं और तर्क क्यों शामिल होता है वो होती है। तो ये अपोजिट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी को देखते हैं। मेथडोलॉजी इज़ द लॉजिक्स ऑफ मेथड। हाँ, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो मेथड्स होते हैं वो मेथडोलॉजी का हिस्सा होते हैं। ऑप्शन डी बोथ आर सेम, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, परंतु वह शोध अध्ययन के भीतर अलग अलग दायरे और उद्देश्य वाली विभिन्न अवधारणाओं का हिस्सा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है मेथड जो होते हैं, हाउ टू डू रिसर्च होता है, मेथडोलॉजी होती है व्हाई इज लॉजिक बिहाइंड हाउ रिसर्च इज डन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैच एथिक प्रिंसिपल। ऑप्शन ए ऑटोनॉमी, ऑप्शन बी बेनिफिशेंस, ऑप्शन सी नॉन मेलिफिसेंस। मीनिंग, ऑप्शन ए नो हार्म, ऑप्शन 2 फ्री कंसल्ट, ऑप्शन 3 मैक्सिमाइज बेनिफिट। ऑटोनॉमी इसका अर्थ होता है स्वायत्तता, फ्री कंसल्ट ए का 2। बेनिफिशेंस का अर्थ होता है परोपकार, लाभ को अधिकतम करना। इसका आंसर है ऑप्शन 3। नॉन मेलिफिशेंस अहानिकारक, कोई हानि ना पहुंचाना, नो हार्म ए का 2, बी का 3, नॉन मेलिफिसेंट सी का 1। यहाँ पर इसका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको ज़रूर पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मैच वैलिडिटी टाइप्स, यहाँ पे वैलिडिटीज़ दे रखी है और उनका मीनिंग दे रखा है। वैलिडिटीज़ मतलब वैधता, हिंदी मीडियम वालों के लिए। वैलिडिटीज़ के लिए यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं। ए फेस, बी कंटेंट वैलिडिटी, सी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, डी क्राइटेरियन वैलिडिटी। मीनिंग ऑप्शन ए थ्योरेटिकल कंसल्ट, ऑप्शन 2 अपीयरेंस, ऑप्शन 3 डोमेन कवरेज, ऑप्शन 4 प्रेडिक्टिव रिलेशन। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। ऑप्शन ए फेस वैलिडिटी। फेस के अर्थ ही आप फेस से ही आप एक टिक लगा सकते हो। फेस जो हमें सामने से दिखता है, जो अपीयरेंस होता है, देखने में परीक्षण का सही लगना। ऑप्शन ए 2 अपीयरेंस। कंटेंट वैलिडिटी, पूरे विषय क्षेत्र को कवर करना, पूरे कंटेंट को हमें कवर करना है, तो इसका आंसर हुआ डोमेन कवरेज। कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी, अमूर्त या सैद्धांतिक अवधारणा को मापना, इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट। डी क्राइटेरियन, परिणामों के साथ भविष्यवाणी संबंध करना। प्रेडिक्टिव रिलेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच रिसर्च टाइप विद पर्पस। ये यहाँ पे रिसर्च दे रखे हैं, दूसरी तरफ पर्पस दे रखे हैं। रिसर्च के पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से दे रखे हैं। ऑप्शन ए एक्सप्लोरेटरी, ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन सी एक्सप्लेनेटरी, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल। इसके पर्पस है प्रेडिक्शन, ऑप्शन 2 न्यू इंसाइट्स, ऑप्शन 3 कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन 4 कॉज इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए को, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसको हिंदी में अन्वेषणात्मक अनुसंधान कहा जाता है। ये तब किया जाता है जब कोई समस्या स्पष्ट रूप से परिभाषित ना हो। इसका मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक समझ और नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना होता है, ताकि भविष्य के अध्ययनों के लिए परिकल्पनाएं तैयार करने में सहायता मिल सके। तो इसके पर्पस यहाँ पे दे रखा है। ऑप्शन ए का एक्सप्लोरेटरी, न्यू इनसाइट, ऑप्शन 2 डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें डिस्क्रिप्शन आता है, वर्णनात्मक शोध है ये। इसका उद्देश्य किसी जनसंख्या, घटना या स्थिति की विशेषताओं का सटीक वर्णन करना होता है। ये क्यों की बजाय क्या प्रश्नों का उत्तर देती है। डिस्क्रिप्टिव पर्पस। ऑप्शन सी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इसको हिंदी में व्याख्यात्मक अनुसंधान कहा जाता है। ये किसी घटना के पीछे के कारणों को समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें चरों के बीच कारण और प्रभाव संबंधों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक्सप्लेनेटरी, ऑप्शन 4 कॉज इफेक्टिव। एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल जो प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रित परिस्थितियों में चरों में हेरफेर करना शामिल है, ताकि कारण और प्रभाव संबंधों को स्थापित किया जा सके, जो समान परिस्थितियों में भविष्य के परिणामों के बारे में विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए मौलिक हो। तो एक्सपेरिमेंटल का हुआ प्रेडिक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच रिसर्च डिजाइन इज मोस्ट सुटेबल व्हेन वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। चरों का हेर फेर संभव ना हो तब कौन सा शोध डिजाइन उपयुक्त है। ऑप्शन ए ट्रू एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन बी एक्स फैक्टो, ऑप्शन सी क्वासी एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन डी एक्शन रिसर्च। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं सभी ऑप्शंस को। ऑप्शन ए ट्रू एक्सपेरिमेंटल, वास्तविक प्रायोगिक अनुसंधान के लिए एक स्वतंत्र चर में हेरफेर और प्रतिभागियों को नियंत्रण और प्रायोगिक समूहों में यादृच्छिक रूप से विभाजित करना आवश्यक है। ये तब तक संभव नहीं होगा जब चरों में हेरफेर नहीं की जा सकती है। तो वास्तविक प्रायोगिक ये हमारे ऑप्शन से निकल जाता है। ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन सी अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान में कुछ हद तक नियंत्रण होता है, लेकिन इसमें यादृच्छिक आवंटन या नियंत्रण समूह का अभाव होता है। और स्वतंत्र अक्सर एक पूर्व मौजूद स्थिति होती है जिसमें शोधकर्ता द्वारा वास्तविक प्रयोग के समान नियंत्रण परिवेश में प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यद्यपि ये उन स्थितियों से संबंधित है जहाँ हेरफेर करना कठिन होता है। तो ये ऑप्शन बी रॉन्ग है। ऑप्शन डी एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, एक प्रकार का अनुसंधान है जो स्थानीय परिवेश में किसी तत्कालिक समस्या को हल करने पर केंद्रित होता है। ये कारण और प्रभाव अध्ययनों में चरों में हेरफेर करने में असमर्थता से निपटने के लिए एक विशिष्ट डिजाइन प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन बी एक्स पोस्ट फैक्टो, इसका अर्थ होता है पूर्वव्यापी। घटना पश्चात अनुसंधान या कारण तुलनात्मक अनुसंधान तब सबसे उपयुक्त होता है जब स्वतंत्र चरों में हेरफेर नहीं किया जा सकता, क्योंकि घटनाएं या स्थितियां पहले से ही घटित हो चुकी होती हैं।
क्वेश्चन इज विच सैम्पलिंग टेक्निक इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सब ग्रुप। कौन सी नमूना विधि सभी उप समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है? क्लस्टर, कोटा, स्ट्रेटिफाइड, रैंडम और स्नोबॉल टेक्निक। इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, स्ट्रेटिफाइड रैंडम। इसको हिंदी में स्तरीकृत यादृच्छिक कहा जाता है। स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना जनसंख्या को विशिष्ट विशेषताओं जैसे आयु, लिंग, आय स्तर के आधार पर स्तरों नामक छोटे समरूप समूहों में विभाजित करके और फिर प्रत्येक स्तर से यादृच्छिक रूप से नमूना लेकर सभी उप समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। इसका करेक्ट आंसर है सी। अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग में जनसंख्या को समूह में विभाजित किया जाता है और आमतौर पर भौगोलिक क्षेत्रों पर ही आधारित होता है। कोटा सैम्पलिंग एक गैर संभाव्यता विधि है जिसमें शोधकर्ता प्रत्येक उपसमूह के लिए कोटा निर्धारित करता है और कोटा पूरे होने तक सुविधा के आधार पर प्रतिभागियों का चयन किया जाता है। ऑप्शन डी स्नोबॉल सैम्पलिंग एक अन्य गैर संभाव्यता तकनीक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से दुर्गम या छिपी हुई आबादी के लिए किया जाता है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखी है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेज कम्स इमीडिएटली आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। परिकल्पना निर्माण के बाद अगला चरण कौन सा होता है? ऑप्शन ए डेटा इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन बी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी लिटरेचर रिव्यू, ऑप्शन डी सैम्पलिंग। द करेक्ट आंसर इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। और ऑप्शंस को देख लेते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा की व्याख्या एक बाद का चरण है जो डेटा एकत्र और विश्लेषण किए जाने के बाद आता है। ऑप्शन सी लिटरेचर रिव्यू सबसे पहले साहित्य समीक्षा की जाती है क्योंकि ये शोध में मौजूद कमियों की पहचान और एक अनुमान लगाने में मदद करता है। ऑप्शन डी सैम्पलिंग अनुसंधान और डेटा संग्रह करने का एक चरण है जो परिकल्पना निर्माण चरण के बाद आता है। तो इसका सही आंसर है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एरर occur ड्यू टू लो स्टैटिकल पावर। कम सांख्यिकीय शक्ति के कारण कौन सी त्रुटि होती है? ऑप्शन ए टाइप ए, ऑप्शन बी टाइप 2, ऑप्शन सी सैम्पलिंग एरर, ऑप्शन डी रैंडम एरर। ऑप्शन ए टाइप 1, इसका सही आंसर है टाइप 2। कम सांख्यिकीय शक्ति टाइप 2 त्रुटि का प्राथमिक कारण है। टाइप 2 त्रुटि गलत नकारात्मक तब होती है जब एक संख्यीय परीक्षण एक गलत शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है, अर्थात एक वास्तविक प्रभाव या संबंध मौजूद होता है लेकिन परीक्षण इसका पता नहीं लगा पाता है। संख्यीय शक्ति को शून्य परिकल्पना को सही ढंग से अस्वीकार करने की संभावना के रूप में परिभाषित किया जाता है जब वैकल्पिक परिकल्पना सत्य होती है। आप इसको इन शॉर्ट टाइप 2 त्रुटि से बचना। इस प्रकार कम शक्ति लो स्टैटिकल पावर टाइप 2 त्रुटि की संभावना को बढ़ाती है। और ऑप्शंस को देख लेते हैं। टाइप 1 त्रुटि गलत सकारात्मक एक सही शून्य परिकल्पना की गलत अस्वीकृति होती है। ऑप्शन सी सैम्पलिंग एरर जिसको नमूनाकरण त्रुटि भी कहा जाता है। नमूनाकरण त्रुटि से तात्पर्य नमूना संख्या और वास्तविक जनसंख्या पैरामीटर के बीच के अंतर से है जो नमूने द्वारा संपूर्ण जनसंख्या का पूर्णतः प्रतिनिधित्व न करने के कारण होता है। यह नमूनाकरण का एक स्वाभाविक हिस्सा है, ना कि कम संख्या की शक्ति के कारण होने वाली त्रुटि है। ऑप्शन डी रैंडम एरर यादृच्छिक त्रुटि कहा जाता है इसको हिंदी में। इसका तात्पर्य आंकड़ों में होने वाले अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से है जो संयोगवश होते हैं। ये मापों की सटीकता को प्रभावित करते हैं लेकिन परिकल्पना परीक्षण में शक्ति और टाइप 2 त्रुटियों से संबंधित व्यवस्थित त्रुटि से ही भिन्न है। ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।